देखिए, आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी बची पार्टियों पर या उससे रिलेटेड किसी लोगों पर छापेमारी करवा रही है, तो इसमें भ्रष्टाचार की संभावना कम देखी है, आप राजनीतिक उद्देश्य ज़्यादा देखिए। वही मैं देख रहा हूँ और मुझे ये नज़र भी आ रहा है देखने से, वहाँ पर ईडी सीबीआई जो भी काम कर रही हैं वो अपने आका के सहारे पर कर रही हैं और वो चाहते हैं कि चुनाव होने वाले इलेक्शन इस साल किस तरीके से ममता बनर्जी जी को हराया जा सके और उनकी इमेज को खराब किया जा सके, और कोई इसमें दूसरी बात नहीं। जो एफआईआर दर्ज करवाई वहाँ पे, उसकी बात सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंची और हरी फाइल लेकर के भागी, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए ऐसा है कि जहाँ फाइल लेकर के भागने वाला सवाल है, उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ममता बनर्जी ने खुद ही कहा है कि हमें फाइल लेके क्यों गई थी, हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी की रिलेटेड फाइलें थी जिसको कि ईडी चाहती थी कि ले जा करके उसका मिसयूज करें, और हम पॉलिटिकली क्या रणनीति बना रहे हैं अपने देश में, अपनी पार्टी के लिए, राज्य में, तो वो हम ईडी सरकार हमारे बारे में क्यों जान रहे हैं। सीक्रेट मसला, बात ठीक भी है। अब वो फाइलें ईडी वाली जो फाइलें हैं वो पार्टी की हैं नहीं है, मुझे नहीं पता, ये वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं फिर कहता चलूँ कि जहाँ भी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है, उनका उद्देश्य भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं। भ्रष्टाचार के इंडेक्स हमारे बहुत ऊपर चल रहा है। बंगाल की बारी है, प्रधानमंत्री मोदी ने बीएमसी इलेक्शन के बाद कहा, तो क्या लग रहा है कि अब जो है ममता बनर्जी को गिरफ्तार करके जेल भेज करके दिल्ली की तरह से इस तरीके से कुछ किया जा सकता है वहाँ पे? इसकी संभावना मुझे कम नज़र आती है, इसकी संभावना कम नज़र आती है, क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ भी स्ट्रॉन्ग लीडर है। उनको गिरफ्तार करके वो अपने खुद वोट कम नहीं करेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। हाँ, ऐसे करें परेशान करके उनकी इमेज खराब करने की कोशिश जरूर है। अगर वो अरेस्ट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दाव उनकी बीजेपी के आगे जा सकता है। पेन ड्राइव का मामला एक सामने आया, कहा गया कि पेन ड्राइव में उनके पास सबूत है अमित शाह जी के खिलाफ। आपको क्या लग रहा है इस तरीके की क्या हो सकता है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता क्या सबूत है कि नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है ऐसी बात भी हो और जिसकी वजह से छापेमारी की गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने लोकतंत्र की गुहार, लोकतंत्र बचाने की बात कही गई, उसको लेकर क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने? तो देखो, मैं तो बार बार अपने इस प्रोग्राम में भी कहा कि जब एक चीफ मिनिस्टर बेचारी अपने आप को निरीह महसूस कर रही है और वो एक बड़ी संस्था से, भारत सरकार से, अगर ईडी से, संस्था से, उसके से किसी वजह से दबाव डर महसूस कर रही है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ड्यूटी बनती थी कुछ तो उससे सोलिस देती, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा। ये बड़ी चिंता की विषय है। आज न्यू जलपाईगुड़ी में जब कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच का इनॉग्रेशन चल रहा था, उस वक्त ये बात ममता बनर्जी ने बड़ी जोर शोर से उठाई। मैंने ऊपर स्पीच सुनी है ममता बनर्जी की और चीफ जस्टिस की स्पीच भी सुनी है इंडिया की, और उन्होंने बहुत जोर से कहा कि ये जो चल रहा संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी और इस जो पीपल को बचाने की जिम्मेदारी और जुडिशरी की जिम्मेदारी जुडिशरी कंधे पर ही है। और चीफ जस्टिस इंडिया की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये बात कही कि आपकी जिम्मेदारी है इस देश को, संविधान को और कंट्री को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात वहाँ पर नहीं कही, बिल्कुल भी। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई आप जो कह रहे हैं ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंगली जो भी केस होगा उसको डील किया जाए, ये बात भी उन्होंने नहीं की। इस बात कहने में कौन सी आपत्ति? लेकिन मैंने जब उत्तर प्रदेश में गए, जैसे बताया था मैंने, उत्तर प्रदेश में गए, चंदौसी में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन था, वहाँ पर चीफ जस्टिस थे, वहाँ पर बाकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। तो उस वक्त वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, तो एक की तारीफ करना और एक की उसी स्थिति में वहाँ पर उसकी बात का जवाब भी देना जब वो रेज क्वेश्चन कर रही है, ये आप देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मुझे लगता है राजनीति कर रहे हैं। तो सर, क्योंकि आप खुद पूर्व में न्यायाधीश रहे हैं, तो क्या न्यायाधीश जिन्हें कहा जाता है वो निष्पक्ष होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए, उनका भी दोहरा चरित्र देखने को मिलता है? इससे आपको देखने को मिलता है, बाकी जजमेंटों से पहले देखने को मिलता आ रहा है। आपको बहुत से जजमेंट ऐसे आ रहे हैं जिसको आप देखेंगे तो दुनिया इसमें ऑब्जेक्शन कर भी रही है कि जानबूझ करके या अनजान जैसे भी है एक पक्ष की तरफ डिसीजन दिए जा रहे हैं जो कि सिस्टम का भारत सरकार है। और ये तो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है और ये लोग करते रहते हैं, और इसलिए निष्पक्ष रहने की संविधान अपेक्षा करता है, लेकिन निष्पक्ष जजेज रह नहीं पाते, ऐसा मुझे देखने को मिला। मैं अपने कई साथियों को जानता हूँ जो निष्पक्ष बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्योंकि इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूदगी है और मैंने मंच पर देखा, आप जिस पोस्टर में शामिल हुए हैं वहाँ आप निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा और फिलहाल स्थिति क्या बनी? देखिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा है कि जब नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुझे लगता है दर्शक भी चौंक जाएंगे। नहीं, चौंकने दीजिए। देखो, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव इसको देखने को इसलिए आपको नहीं मिलेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, पूरी तरीके से सरकार के हाथों में खींच रहा है। तो जब अब हमें टीएन सेशन जैसे किसी इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता है, और वो टीएन सेशन जैसे इलेक्शन कमीशन देश में भी कोई उसके बाद पैदा नहीं हुए, तो ये जितने भी इलेक्शन कमीशन बनाए जा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन वो बनाए जा रहे हैं जो पहले आई मोदी जी के जो है एक तरीके से चाहते थे या उनकी गुलामी की है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए और अदर इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा,
और जो है प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और विपक्षी पार्टी का नेता रहेंगे। तो पार्लियामेंट ने तुरंत ही 2-3 महीने के अंदर लॉ में अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट करने के बाद में चीफ जस्टिस इंडिया को वहाँ से हटा दिया। और अब कौन किया है कि जिसको मोदी जी अपने कैबिनेट मंत्री को नॉमिनेट करेंगे वो उसका मेंबर होगा। यानी कि 2 हो गए मोदी और एक उसका मंत्री, तीसरा होगा विपक्ष का नेता। तो सिंपल सी बात है, वो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा जो कि मोदी चाहते हो। और इस देश में मैं 14 से देख रहा हूँ कि कोई भी संस्था का कोई भी अपॉइंटमेंट निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति नहीं बनाया जा रहा। इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर जितने भी बन रहे हैं आज के समय में, वो निष्पक्ष चुनाव कराना खुद भी नहीं चाहते। SIR और बहुत सी स्थिति इसमें और विपक्षी पार्टी को आरोप है, उससे सिद्ध भी होता है। बताइए, विपक्ष आंदोलन कर रहा है, आप लोग भी सवाल खड़े कर। विपक्ष के आंदोलन कम है मैडम, कम है। विपक्ष को भी बहुत सीखने की जरूरत है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और विपक्ष को और किसी बीजेपी से सीख ले वो कि बीजेपी किस तरीके से आंदोलन करती है। बीजेपी क्या करती है, विपक्ष इतना भी नहीं कर पा रहा। कभी जब एक आध बार हो जाता है, उससे बात नहीं बनेगी। देश में स्थिति बहुत खराब है, तो उस स्थिति को विपक्षी पार्टियां ढंग से समझ नहीं पा रही, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इसीलिए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सबसे बड़ा अधिकार दिया था, मताधिकार। अब वही खतरे में है, तो हमारे पास तो फिर कोई और अधिकार नहीं बचा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकार तो बहुत सारे और भी हैं, मताधिकार की अलग कहानी है। लेकिन फिर भी क्योंकि लोकतंत्र में जो मत का कोई इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सरकार चुनने के लिए सिर्फ MLA MP बनाना हो तब मत का इस्तेमाल होता है। नौकरियों में इस्तेमाल मत का नहीं होता, ठीक है ना। तो जो डेमोक्रेसी के तहत अगर देखें तो मताधिकार पे बाकी बहुत बारी इस वक्त जो है वो चोट पहुंचाते हैं लोग। मत देना नहीं चाहते, वोट लिस्ट से हटाना चाहते हैं। नंबर 1, जो वोटर लिस्ट में नाम अगर उनका आ भी गया तो उनको वोट देने से रोका जाता है। उनको फ्री भी बहुत सारे हिंदू मुस्लिम वाली कहानी करके साम्यता फैला करके उनके वोटों को हिंदू तरफ वोट चले जाएं, ऐसी कोशिश की जाती है। और ये कोशिश नीचे के जो है ग्राम प्रधान से लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री तक कर रहे हैं। इसीलिए मुझे तो उम्मीद बहुत कम है। और न्यायालयों का भी जो है डिसीजन जो आ रहे हैं वो इतने पारदर्शी नहीं आ रहे, इतने जो है एकदम फ्री वो नहीं आ रहे, फ्री संविधान अकॉर्डिंगली निष्पक्ष नहीं आ रहे, जिससे हम कह सकते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना मेरे हिसाब से अभी तो मुझे नजर नहीं आती। ममता बनर्जी की CGI के सामने गुहार क्या सफल हो पाएगी? उन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया, सफल क्या होगी। जब CGI के सामने ममता बनर्जी खुद उसी मंच पर उनकी तरह इशारा करते हुए कह रही हैं तो चीफ जस्टिस इंडिया की ड्यूटी नहीं बनती थी, कम से कुछ तो कहें। ये तो कह ही सकते थे कि भाई संविधान के हिसाब से हम किसी से अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे। और फिर दूसरा, चीफ जस्टिस इंडिया के बारे में आपको पता होगा, उनका रिकॉर्ड पहले अच्छा नहीं है। आप नेट पर देख लीजिए, उनके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने लगाए हुए हैं। जब जिस वक्त इनको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा था, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज आदर्श कुमार गोयल जिन्होंने SC एक्ट के जजमेंट दिया था, मैं उनकी बात करता हूँ। वो आदर्श कुमार गोयल ने एक जो है जवाब चीफ जस्टिस इंडिया ने उनसे रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने कहा था इनके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशंस हैं। इनके एलिगेशंस ये हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं और बहुत सारे एलिगेशंस हैं, इसलिए इनको चीफ जस्टिस वहाँ का ना बनाया जाए। उसके बावजूद चीफ जस्टिस बनाया गया था वहाँ को। उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आ गए, तो इनकी पहले की इमेज अच्छी नहीं है। बताइए, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, नाम तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन काम तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, जैसे जनता आरोप लगा रही है, विपक्ष कह रहा है। देखिए, जनता आरोप लगा रही है, सही आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में सारी संस्थाएं एक तरीके से उनके गुलाम बनी हुई हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो SIR करा रहा है, वो SIR भी इसको ध्यान रखते हुए करा रहा है किस तरीके से जो बीजेपी को वोट नहीं देते उनके वोटों को कैसे काटा जाए। SIR सिर्फ इतना और उससे कुछ नहीं है SIR। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी यही खेला होने वाला है? मुझे तो पूरी उम्मीद है खेला पक्का होगा पश्चिम बंगाल में, ना बिल्कुल होगा। अच्छा, क्योंकि आप खुद पूर्व में न्यायाधीश रहे हैं, तो क्या आप लोगों पर सरकार का दबाव रहता है किसी भी फैसले को सुनाने से पहले, और वो भी तब जब फैसला सत्ता पक्ष का हो? देखिए, ऐसा है, अगर दबाव मानेगा कोई जज तब रहेगा, नहीं कोई दबाव नहीं रहता। अगर जज ही जो है दबाव मानने वाला है तो दबाव वो किसी का ही मान लेगा। तो जहाँ जज कोई दबाव मानने वाला नहीं है तो दबाव बिल्कुल नहीं रहता। ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। अगर जज निडर नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, निडर नहीं होगा तो वो जज बनने लायक भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम जजेज जिस वक्त जुडिशरी में नीचे से लेकर ऊपर तक वो दबाव मानने वाले हैं, और वो आपके नहीं चीफ जस्टिस इंडिया की। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट हैं वो जिससे जज के दबाव मान रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की बात छोड़ दें तो हालत बड़ी ख़राब है। फिर कह रहा हूँ कि अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो रह सकता है दिल्ली में। दिल्ली से बाहर जुडिशरी है, मुझे 99% उम्मीद है कोई भी जज डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले सकता। अगर कोई प्रेशर करना चाहे, प्रेशर दबाव में जरूर आएगा वो, क्योंकि तो मतलब हालात बड़े डामाडोल हैं। बहुत इलेक्शन कमीशन ही नहीं, जुडिशरी नहीं, सबके हालत डामाडोल चल रहे हैं। इसलिए निष्पक्ष चुनाव की संभावना मुझे तो कोई नजर नहीं आती।
तो आप जनता कैसे अपना अधिकार बचाएं, क्योंकि आप मैंने आपका भाषण सुना, आप बात कर रहे थे, देखिए ऐसा है, बचाना तो पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस बचाने के लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, उनके अधिकारों को समझाने की आवश्यकता है। और ये अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि हमें न्यायालयों से बाकी जो है उससे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब हर चीज़ के लिए हमें जनता को चाहिए कि अपने मताधिकार का तो बाद में आएगा, मत अगर आपने दे भी दिया उसके बाद ये नहीं पता है कि मत आपका जा रहा है नहीं जा रहा है तो उसके बाद क्या हो रहा है कि उसमें अगर 2, 4, 5 हज़ार की कमी है तो बीजेपी के डीएम से कह रखा है कि वो अपने आप ही जो उसमें मतों को इधर से उधर कर दो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हरियाणा में आप यूपी में देखने को मिल जाएंगे। बिहार में भी आरोप लगे हैं कि 4, 5 हज़ार के जीत रहे थे हम, उन्होंने उल्टा हरा दिए। तो ऐसा करके ये कर लेते हैं। तो मताधिकार को तो आप फिलहाल तो भूल जाएं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनता को अपने हर अधिकार के लिए, मताधिकार तो एक अधिकार है, बाकी सब राइट्स के लिए ज़रूरी है कि सड़क पर आकर के आंदोलन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई चारा देश में नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।